हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज़ के बारे में। कैसे मोटर न्यूरॉन डिसीज़ रहती है जो मांसपेशियों को डैमेज करने लग जाती है धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव वे में। जिससे क्या है कि हमारी जो डेली एक्टिविटी रहती है, जैसे पानी पीना, जग उठाना या फिर कोई भी सामान डेली एक्टिविटी करते हैं और उठाने में हमको धीरे-धीरे वीकनेस फ़ील होने लग जाती है। और एवन मतलब प्रोग्रेसिव डिसीज़ रहती है कि कुछ टाइम बाद हमको पानी के ग्लास उठाने में भी तकलीफ़ होने लग जाती है, हाथ को ऊपर साइड करने में भी तकलीफ़ होने लग जाती है। तो धीरे-धीरे ये हमारी मांसपेशियों को डैमेज करती है। तो इसके बारे में जानते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। टाइप्स ऑफ देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, आइए जानते हैं। एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको। ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस देखे जाते हैं इसमें। इसको गेरिंग्स डिसीज़ भी बोलते हैं। एक रहता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। ये अफेक्ट करती है लोअर मतलब पैरों से नीचे के जो मांसपेशियाँ रहती है उनको अफेक्ट करती है ये। एक होती है प्रोग्रेसिव बल्पर पेशी, ये एमएनडी रहती है, ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्रेन स्टेम जो मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे हम खाना निकलते हैं, बोलते हैं, उनको मेनली ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। तो वहाँ से बोलने में और खाना निकलने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। एक होती है इसमें प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, ये रेयर टाइप होती है। ये अपर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है, मेनली हाथ के मसल्स को और गले के मसल्स को। रेस्पिरेटरी भी प्रॉब्लम होने लग जाती है इसमें, जो हमारे फेफड़े के जो मसल्स रहते हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें सिम्टम्स देखें अपन तो मसल वीकनेस होना सबसे पहला सिम्टम्स है इसमें। समय के साथ में मसल वीकनेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आर्म के मसल होते हैं, लेग्स के होते हैं, स्पीच है हम बोलते हैं तो उसके मसल्स भी वीकनेस हो जाते हैं। मसल वेस्टिंग सेकंड सिम्टम रहते हैं। जो मांसपेशियाँ रहती है वो बिल्कुल श्रिंकेज होने लग जाती है। उसकी वजह से क्या है कि हाथ बिल्कुल पतला पड़ जाता है। थर्ड सिम्पटम देखा जाए तो ट्विचिंग होने लग जाती, इनवॉल्यूंटरी ट्विचिंग होने लग जाती मसल में मूवमेंट होता है तो पता लगने लग जाता है अपने को। इसमें फेसिकुलेशंस होता है, विजिबल हम मसल कॉन्ट्रैक्शंस को अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो भी एक्शंस रहती है उसमें डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, सबसे पहले स्लर्ड स्पीच, बोलने में बहुत सारी तकलीफ होती है, वर्ड फिसलते हैं। उसके बाद में डिफ़िकल्टी मतलब वर्ड को बनाने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड सिम्पटम देखा जाए तो इसमें डिस्फेगिया की कंडीशन बनती है। उसमें क्या है कि अपन खाना निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से क्या है कि मेल न्यूट्रिशन होने लग जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। काजेस एंड रिस्क फैक्टर देखा जाए मोटर न्यूरॉन डिसीज के बारे में तो जेनेटिक्स इसमें सबसे पहला रीज़न रहता है। फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर है जिसको ये प्रॉब्लम है तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है। उसमें एज अफेक्ट करती है, इसमें एमएनडी अफेक्ट करती है। ओवर 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल से ऊपर जो पर्सन रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इन्वायरमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है इसमें। एक्सपोजर टू टॉक्सिक पेस्टिसाइड हो गए, हैवी मेटल्स हो गई, इसमें अब मतलब किसी भी तरह से अपने कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। डायग्नोसिस देखा जाए तो कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से मसल की स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है, उसकी वजह से भी पता चलता है। उसके बाद में ईएमजी टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल को चेक करने के लिए, इसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। ये भी एक अच्छा रूल है इसमें डायग्नोसिस करने के लिए। एक रहता है नर्व कंडक्शन स्टडीज की जाती है, वो स्पीड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्व। नर्व के अंदर अपन स्पीड भी चेक करते हैं, स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस वेव में जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है। इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं इसमें, एमआरआई, सीटी स्कैन टू रूल आउट कंडीशन। जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है इसमें, क्योंकि एमएनडी के म्यूटेशंस एसोसिएट है कि नहीं है वो भी जानकारी इसमें मिलती है। ट्रीटमेंट देखा जाए इसका तो इसमें रेल्यूजोल एक मेडिकेशन रहती है जो डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में मसल स्पाज्म को मैनेज करने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती है इसमें। फिजिकल थेरेपी इस दी जाती है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं वो स्ट्रेंथ एंड मोबाइलिटी इंक्रीज करने के लिए। और स्पीच में प्रॉब्लम होती है, स्वॉलिंग में प्रॉब्लम होती है तो स्पीच थेरेपी
कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए, रेस्पिरेटरी केयर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ में किया जाता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है इसमें। एडेक्वेट न्यूट्रिशन से क्या है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं। देखा जाए तो इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है, बस प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट सपोर्ट से इस डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और क्वालिटी मतलब पेशेंट की लाइफ को मेंटेन किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोग्रेस डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है। थैंक यू।